Hello, my dear aspirants. How are you all? I hope you all are fine. So, this is Sabir Rukhsar here, currently working as an RRB PO. I welcome you all to my YouTube channel. So, I am back here with the third session of Banking Awareness series, which has been started on the channel. So, without any further discussion, let's start the video. In this video, we are going to study checks in full detail. Okay, so kindly watch the video till the end. You will gain a lot of knowledge. Okay, देखिए, what is check? Check is an instrument which helps in payment and settlement process. Payment और settlement process में help करने वाला एक instrument है, but कैसा instrument है? Negotiable instrument है, which is defined under the section 6 of Negotiable Instrument Act. It can be asked to you in various examinations. इस सेक्शन के बारे में, तो इस सेक्शन को आपको याद रखना है, सेक्शन 6. चेक्स किस में डिफाइंड होते हैं? सेक्शन 6 में. तो चेक्स के इस सेक्शन 6 के डेफिनेशन में जाने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ साइंड ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट जिसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं एंड विच प्रोमिसेस टू पे द बियरर एट अ फ्यूचर डेट और ऑन डिमांड. ठीक है, जो भी बियरर है उसे पे करने की प्रॉमिस करता है. बट यहाँ पर हम ट्रांसफरेबल की बात कर रहे हैं ना, तो आप एक चीज समझिए. ट्रांसफर करने का क्या मतलब होता है कि ए ने बी को चेक दे दिया, ए ने बी को चेक ट्रांसफर कर दिया. नेगोशिएबल का मतलब भी हम यही समझते हैं कि ट्रांसफर. नेगोशिएबिलिटी मतलब ट्रांसफरेबिलिटी हम समझते हैं. लेकिन यहाँ पर कुछ भी चीज स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत ही बेसिक चीज, बहुत ही बेस्ट लगेगी आपको ये कॉन्सेप्ट, वो समझाना चाहती हूँ कि नेगोशिएबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है. आप अच्छे समझिएगा. देखिए, transferability means transfer of any product from one person to another with the condition that the transferer, जो ट्रांसफर कर रहा है, cannot transfer better title to the transferee. ठीक है, जो उसके पास टाइटल है इससे बेटर वो ट्रांसफर नहीं कर सकता. समझ लो कि इस ए ने जो चेक बी को पास किया है ना, वो ऑलरेडी सी से चुराया हुआ था. सी से उसने चुराया हुआ है ये कोई भी प्रोडक्ट, या समझ लीजिए हम किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके पास एक अच्छा टाइटल नहीं है, एक डिफेक्टिव टाइटल है. तो अगर ये इसको दे दिया, समझ लो बी को नहीं पता है कि ये हम चुराई हुई चीज ले रहे हैं, तो बी को ये जो टाइटल इसने दिया है वो एक बेटर टाइटल नहीं दे सकता, ये डिफेक्टिव टाइटल ही पास होता है. इन केस अगर ए जो है वो पकड़ा गया तो ये चीज यहाँ से यहाँ वापस चली जाएगी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्रोसीजर्स यहाँ से यहाँ वापस चल जाएगी. लेकिन नेगोशिएबिलिटी में क्या होता है कि नेगोशिएबिलिटी में समझ लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है. बी ने ए का चेक जो है उसको गलत तरीके से अपने पास लेकर आ चुका है. ठीक है, डिफेक्टिव टाइटल है इसके पास. लेकिन जब बी सी को ट्रांसफर करेगा और सी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तब सी के पास डिफेक्टिव टाइटल नहीं जाता है और he will not be responsible to the true owner of the check from whom it is stolen. ये चीज आपको याद रखनी है, इसे कहते हैं निगोशिएबिलिटी. तो ये बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफरेबिलिटी और निगोशिएबिलिटी, इसलिए हम कहते हैं कि चेक इज एन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, अब हम आते हैं उसके डेफिनेशन पे. ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चेक? अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड. एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, एक पर्टिकुलर बैंकर पे ये ड्रॉ होता है, एंड नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड. घबराइए मत, आगे जब हम पार्टीज ऑफ चेक पढ़ेंगे और थोड़ा सिंपल तरीके से जाएंगे तब आपको चेक का फुल्ली यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. ठीक है, ये जो हमने देखा ये एक डेफिनेशन जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दी गई है. ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग विच कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर. ठीक है, जिसको साइन किया जाता है एक मेकर के द्वारा और उसमें एक डायरेक्शन रहता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को पे करना है उस
टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, ऑर्डर मतलब लिखा रहता है इंस्ट्रूमेंट में कि इस इंसान को पे करना है, या तो बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो कि उस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ा हुआ है, अगर ऑर्डर नहीं लिखा है तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक जनरल सी इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में, इसलिए हम कह रहे हैं चेक क्या है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि पार्टीज ऑफ चेक क्या होती हैं, ठीक है। तो पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉई, ड्रॉर एंड पे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि एक जो है, समझ लीजिए ये एक यूनियन बैंक का चेक है, ठीक है। ये यूनियन बैंक का चेक ए ने दिया है बी को, ठीक है। तो यहाँ पर जिसने साइन किया है, साइन रहता है ना यहाँ पर, जिसने साइन किया है वो कौन है, ड्रॉर है। जिसको पैसा मिलेगा वो कौन है, पेई है, हु विल रिसीव द मनी, बेनिफिशियरी। और ये जो बैंक है, इट इज द ड्रॉई। ड्रॉई इज ऑलवेज अ बैंक, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ड्रॉई विच इज ऑलवेज अ बैंक, ड्रॉर हु साइंस द इंस्ट्रूमेंट, अ पर्सन और एन एंटिटी हु इश्यूज द चेक, एंड पेई हु विल रिसीव द मनी, ठीक है, बेनिफिशियरी। अब हम चेक का सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। चेक इज एन डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर्स द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ पर्सन्स अकाउंट टू दैट पर्सन जिसके नाम पे वो चेक इशू किया गया है, ठीक है। समझ लीजिए लिखा हुआ है इसमें कि पे मिस्टर बी, ये एक चेक है, तो जिसके नाम से ये चेक इशू किया गया है उसको मिल जाएगा पैसा। कहाँ से मिल जाएगा, फ्रॉम दैट पर्सन्स अकाउंट जिसने ये चेक इशू किया है या साइन किया है, ठीक है। सो इट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। चेक इज अ डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर्स द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ पर्सन्स अकाउंट टू दैट पर्सन in whose name the check has been issued. Okay, I hope you get it. What is bearer? What is bearer? जब भी हम चेक पढ़ते हैं तो हम bearer सुनते हैं, ऑर्डर सुनते हैं। ऑर्डर मतलब किसी का नाम, जैसे मिस्टर बी लिखा है ना, वो ऑर्डर है, ठीक है। bearer क्या होता है, check is treated as a bearer check if the word bearer has not been struck off. ये जो है, ये bearer चेक माना जाता है। पे सेल्फ लिखा हुआ है, समझ लीजिए इस चेक में लिखा हुआ है पे सेल्फ, मतलब जिसका वो अकाउंट है, जिसने यहाँ पे साइन किया है। लेकिन यहाँ पर जो आगे लिखा रहता है ना, और ऑर्डर और बियरर, अगर ये बियरर कट पिट नहीं है और इस चेक को हमारे सामने जो भी लेकर आएगा हम उसे वो पेमेंट कर सकते हैं, उसे हम बियरर चेक कहते हैं। जिसमें ये बियरर को काटा नहीं गया है, मतलब वो सेल्फ नहीं आया है। पे सेल्फ लिखा हुआ है लेकिन सेल्फ नहीं आया है, इस चेक को लेकर कोई और आया है हमारे पास, देन यहाँ पे जो बियरर वर्ड है वो भी कटा हुआ नहीं है। अगर कटा रहेगा तो नहीं दे सकते, ठीक है। अगर कटा हुआ नहीं है देन इट इज ट्रीटेड एज अ बियरर चेक एंड इट कैन बी पेड, ओके। अब देखते हैं क्रॉसिंग क्या होती है। तो क्रॉसिंग मीन्स टू लाइन्स ऑन द फेस ऑफ द चेक। क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि जो चेक है ना वो काउंटर पे एनकैश नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है, काउंटर में एनकैश नहीं किया जा सकता। इट cannot be payable on the counter, it cannot be encash, it can directly go to an account, okay। क्रॉसिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, देखिए। जनरल क्रॉसिंग जो कि डिफाइंड है सेक्शन 123 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, और स्पेशल क्रॉसिंग जो कि डिफाइंड है सेक्शन 124 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। तो व्हाट इज जनरल क्रॉसिंग, टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन्स विथ और विदाउट वर्ड्स सच एज को एंड को, नॉट नेगोशिएबल, पेज अकाउंट ओनली, ये सब लिखा रहे या ना लिखा रहे, एक चेक है उसके यहाँ पे दो ट्रांसवर्स लाइन्स जिसमें ये वर्ड लिखा भी रह सकता है या नहीं भी लिखा रह सकता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये लाइन्स, दीज वर्ड्स विदाउट लाइन्स। ये वर्ड समझ लो लिखी हुई है पर लाइन्स नहीं है तो वो क्रॉसिंग नहीं कहलाएगा, इट विल नॉट कंस्टिट्यूट क्रॉसिंग। दैट मीन्स लाइन्स आर इंपॉर्टेंट, नॉट वर्ड्स। वर्ड्स लिखी भी रह सकती हैं बट लाइन्स तो जरूरी है क्रॉसिंग के लिए। सो दिस इज नोन एज जनरल क्रॉसिंग, ठीक है। स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है, जो सेक्शन 124 में डिफाइंड है, द चेक बियर्स अक्रॉस इट फेस एन एडिशन ऑफ द नेम ऑफ द बैंकर आइदर विथ और विदाउट द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल। यहाँ पर वर्ड्स हो सकते हैं नॉट नेगोशिएबल, लाइन्स भी हो सकती हैं, नॉट नेगोशिएबल यहाँ पर हो सकता है, बट नेम ऑफ द बैंकर इज द
most important thing in special crossing. So name of the bank is important, not the lines and words. ये difference है general crossing और special crossing में, ठीक है। उसके बाद एक और आता है account pay crossing। ये जो है ये कहीं भी defined नहीं है लेकिन चलन में है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर कि अकाउंट पेइंग क्रॉसिंग क्या होता है, या पूरा डेफिनेशन या एक कॉन्सेप्ट दिया रहता है, बोला जाता है कि इस क्रॉसिंग को क्या कहते हैं, तो आंसर होता है अकाउंट पेइंग क्रॉसिंग। कई बार ऐसा आता है, ठीक है। सो दिस क्रॉसिंग इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉड एंड इंडिकेट्स दैट द चेक मस्ट बी पेड इनटू एन अकाउंट इन द नेम ऑफ द पेई एग्जैक्टली एज दैट नेम अपीयर्स ऑन द चेक। मतलब बिल्कुल एक नाम दे दिया जाता है, ठीक है, और वहां पर लिख दिया जाता है अकाउंट पे क्रॉसिंग। इस पर्टिकुलर इंसान के इसी नाम के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज नोन एज अकाउंट पे क्रॉसिंग। ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट, जब हम चेक के बारे में पढ़ रहे हैं तो एंडोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एंडोर्सिंग? एंडोर्सिंग मीन्स साइनिंग ऑन द फेस ऑफ द चेक फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएटिंग द चेक। इससे इसको ट्रांसफर करने के लिए चेक के फेस पे साइन करना। जनरली ये कहाँ पर किया जाता है? पीछे किया जाता है, चेक के पीछे। समझ लीजिए ये चेक है, इसका बैक साइड है, चेक का बैक साइड है, तो यहाँ पर ट्रांसफर मतलब एंडोर्स किया जाता है एंडोर्सर के द्वारा, जो कि ट्रांसफर कर रहा है, और इस एंडोर्सी का नेम यहाँ पर लिखा जाता है और एंडोर्सर का साइन रहता है। तो क्या होता है कि भले उस तरफ में पे सेल्फ लिखा हुआ है, लेकिन अगर एंडोर्स यहाँ पर किया गया है, समझ लीजिए ना कि ये है ए का, यहाँ लिखा है पे बी, लेकिन इसके पीछे लिखा हुआ है पे सी, ठीक है। या तो समझ लीजिए यहाँ भी ए का साइन है, यहाँ भी सेल्फ लिखा हुआ है, लेकिन पीछे लिखा हुआ है जिसका भी नाम, तो वो हो गया हमारा एंडोर्सी, और ये एंडोर्स किया गया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमें उस एंडोर्सी को पेमेंट देनी है जो भी आया है, ठीक है। तो लेकिन बैंकर्स जो होते हैं, थोड़ा सा हमें ड्यू डिलिजेंस करना होता है। समझ लीजिए 5-10 लाख का है ये चेक, और हम किसी को भी दे रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें उससे पहले थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जैसे हम प्रैक्टिकल अगर बात करें कि हम क्या करते हैं बैंक में, तो हम इस पर्टिकुलर इंसान का फ़ोन नंबर तो हमारे सिस्टम में फीड है ही, है ना, तो हम इन्हें एक बार फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑफिशियली कि क्या आपने इस पर्टिकुलर इंसान को भेजा है, क्या आपने एंडोर्स किया है इस पर्टिकुलर इंसान को, तो वो बोलेंगे कि हाँ हाँ दे दीजिए, तब हम दे देंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमें अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस करना होता है। ओके, तो ये हो गया एंडोर्समेंट। उसके बाद देखिए वैलिडिटी ऑफ चेक। चेक वैलिड कब तक रहता है? एक चेक 3 मंथ्स तक। मतलब जो भी डेट लिखा हुआ होता है यहाँ पे, उसके 3 महीने बाद ये चेक लेकर आएगा कोई इसको पे करने के लिए, तो नहीं पे कर सकते। उसके डेट के 3 मंथ्स तक ही वैलिड होता है। और पोस्ट डेटेड चेक, जैसे समझ लीजिए कि एक चेक है, उसमें आज की तारीख अगर 3 जून है और ये चेक 5 जून का लिखा हुआ है, 5 जून यहाँ पर डेट लिख दिया है, 5 जून 2021, तो ये पेबल नहीं होगा, बिल्कुल इसको रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं कि गलत आपने डेट डाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए विदाउट क्रॉसिंग, मतलब क्रॉस नहीं है तो उसे हम ओपन चेक कहते हैं, और क्रॉसिंग है तो उसे हम क्रॉस चेक कहते हैं। डिसऑनर ऑफ चेक हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब चेक का पेमेंट नहीं हो पाता है, व्हेन चेक डजंट गेट रियलाइज्ड, देन इट इज नोन एज डिसऑनर ऑफ चेक और बाउंसिंग ऑफ चेक। एंड व्हाट आर द रीजंस इन्वॉल्व्ड? समझ लीजिए जिसका भी चेक है उसमें सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, ठीक। एक्सीडिंग ऑफ अरेंजमेंट लिमिट्स, मतलब कुछ अरेंजमेंट लिमिट्स कुछ हमारे तरफ से इंस्ट्रक्शंस वगैरह रहती हैं, वो अगर लिमिट्स एक्सीड कर जा रहा है तब भी पे नहीं होगा। और कम से कम ऐसे 20, 30, 50 रीजंस होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट रीजन है नो सफिशिएंट बैलेंस, ठीक है, जहाँ पर पे को अपना पेमेंट जो है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। समझ लीजिए कि एक ए ने अपने नाम पे, मतलब उसका साइन है यहाँ पे, और बोला बी को कि जाओ पे, बी लिखा हुआ है यहाँ पे, बी को बोला जाओ तुम इस बैंक से ये पेमेंट ले लेना, ठीक है। तो जब ये गया तब पता चल रहा है कि इसके खाते में तो बैलेंस ही नहीं है। ये एक बात हो गई। लेकिन डिसऑनर और बाउंस कब कहलाता है? स्पेशली जब
ये चेक क्लियरिंग में लगाया जाता है और क्लियरिंग के प्रोसेस के बाद हमें पता चलता है कि ये चेक रिटर्न आ गया, क्योंकि ये चेक जो है वो रियलाइज नहीं हो पाया क्योंकि उसमें बैलेंस नहीं था और सो एंड सो रीजन। तो उस समय फिर हम चार्जेस भी काटते हैं, पेनाल्टी होती है। डिसऑनर जो है एक प्रकार से क्राइम है, आप कह सकते हैं, ठीक है, कि आपके खाते में अगर बैलेंस नहीं था और आपने फिर भी चेक इशू कर दिया है किसी को, तो ये एक प्रकार से क्राइम बोला जाता है और उसमें पेनाल्टी भी होती है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज डिसऑनर ऑफ चेक। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं आज चेक्स के बारे में, और भी कॉन्सेप्ट्स इसमें, जैसे कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, सीटीएस क्या होता है, ट्रंकेटेड चेक्स क्या होते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिमांड ड्राफ्ट्स के बारे में। तो ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। दिस इज साबिया रुखसार signing off. See you all in our next class. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.